गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज लाख की चूड़ियाँ। बच्चों, हम लाख की चूड़ियाँ चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें मैम ने आधा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करा था। अब उसके आगे की देखिए। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जब भी उसकी गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती थी तो वह हमेशा गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता था? अपने मामा के यहाँ चला जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि उसे अपने मामा के यहाँ जाना अच्छा लगता था और वहाँ पर बदलू से मिलना भी उसे बहुत अच्छा लगता था। और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता और वह वहाँ पर एक आध महीने रहता था। और जब उसका स्कूल खुल जाता था तो फिर वह वापस अपने शहर चला जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। अब लेखक जो है मुश्किल से अपने जीवन में 2-3 बार ही अपने मामा के गांव गया, क्योंकि उसके बाद उसके पिता का ट्रांसफ़र बहुत दूर हो गया था, जहां से उसके मामा के गांव जाना बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं था। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका और बहुत काफ़ी समय तक वह अपने मामा के गांव नहीं जा पाया। जब वह 8-10 वर्षों के बाद बड़ा हो गया तो उसे लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रह गई थी। अब लेखक जो था बड़ा हो चुका था, अब वह लाख की गोलियों को पूरी तरह से भूल गया था। अब उसकी लाख की गोलियों में कोई भी रुचि नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी वह कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। जब लेखक बड़े होने के बाद गांव गए तो उसे बदलू को वह भूल चुके थे और वह लाख की गोलियों को भी भूल चुके थे। तो उन्हें यह भी याद नहीं आया कि मैं यहाँ पर बदलू से मिलने आता था और मुझे बदलू से मिलने जाना चाहिए। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तो जब लेखक गांव पहुंचा तो उसने वहां पर देखा कि जो यहाँ की स्त्रियां पहले लाख की चूड़ियां पहनती थी, अब उन सभी गांव की स्त्रियों की कलाइयों में कौन सी चूड़ियां थी? कांच की चूड़ियां पहने हुई थी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। यानी जब लेखक ने गाँव की औरतों की कलाइयों में कांच की चूड़ियां देखी, तब उन्हें ध्यान आया कि यहाँ पर एक बदलू नामक व्यक्ति रहता था जो लाख की चूड़ियां बनाने का कार्य करता था। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसमें खून बहने लगा। एक बार ऐसी दुर्घटना हुई कि जो उसके मामा की लड़की थी, उसने अपने हाथों में कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी और अचानक से वह कहाँ अपने घर के आंगन में फिसली। और आंगन में जब वह फिसली तो वह इतनी तेजी से गिरी कि सारी कांच की चूड़ियां टूट गई और उसके हाथ में भी कांच की चूड़ियां चुभ गई। तो जिससे उसकी हाथ में क्या लग गई थी? चोट लग गई थी। तो उसे मरहम पट्टी कराने की ज़रूरत पड़ी। मरहम पट्टी यानी उसकी बैंडेड वगैरह जो हम करते हैं उसकी ज़रूरत उसे होने लगी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया और मैंने सोचा कि उससे मिलने जाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसका घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम की नीचे एक खाट पर लेटा था। यानी जब उसके मामा की बेटी के हाथ में चोट लगी और उसके हाथ से खून बहने लगा, तब उसे अचानक बदलू का ध्यान आया। तब उसने सोचा कि यहाँ पर एक बदलू नाम का मनिहार रहता था, क्यों ना मैं उससे मिलने जाऊँ। तो लेखक जो है शाम को टहलते टहलते कहाँ चला गया? बदलू के पास गया और वहाँ पर देखा कि बदलू उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो जब मैं वहाँ पर बदलू के पास पहुँचा तो मैंने बदलू काका को क्या करा? प्रणाम किया। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। जैसे ही उसने नमस्ते सुनी, उसने मुझसे नमस्ते कहा, लेकिन वह भी मुझे पूरी तरह से नहीं पहचान पा रहा था। लेकिन उसने आवभगत जैसे वो मेरी पहले करता था वैसे ही करी और उसने मुझे चारपाई पर बैठने के लिए कहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। अब बदलू भी जो है मुझे भूल चुका था, क्योंकि मैं बड़ा हो गया था। बदलू मुझे पहचान नहीं पा रहा था। तो मैंने उसे अपना परिचय दिया कि मैं जनार्दन हूँ, जो मैं बचपन में आपके पास आया करता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए हो। जब लेखक ने उसे अपना परिचय दिया, अपना परिचय देने के बाद भी बदलू को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह अपने मस्तिष्क पर बहुत दबाव डाल रहा था कि उसे कुछ ना कुछ याद आ जाए। तो अचानक से उसे धीरे धीरे याद आने लगा और वह पहचान गया कि हाँ, ये वही है जो बचपन में उसके गाँव में आया करता था और जिसे बदलू जो है लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो उसने फौरन उसे पहचान लिया और कहा कि आओ बेटा, बैठो लला, तुम आए हो? हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तब मैंने उससे कहा कि बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पर मैं
आया हुआ हूँ। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसको मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। जब लेखक क्या कहते वहाँ पर बदलू के सामने बैठ गया तो उसने इधर उधर देखा कि जो बदलू जहाँ पर भट्टी में बैठकर उन लाख की गोलियों को पिघलाया करता था, चूड़ी बनाने का कार्य करता था, अब वह सामान वहाँ पर कुछ भी नहीं था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। तब मैंने उससे पूछा, बदलू काका आजकल क्या आप चूड़ियाँ बनाने का काम नहीं करते हो? तब उसने कहा, लला काम तो मेरा क्या है बहुत सालों से बंद हो गया, क्योंकि अब मेरे हाथ की बनाई हुई चूड़ियों को कोई भी पसंद नहीं करता है। अब मशीनों के आविष्कार होने के कारण रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ बनने लगी हैं और सभी गाँव की औरतें उन चूड़ियों को बहुत पसंद करती हैं, तो उससे लाख की चूड़ियों की जो खपत हो गई है वह बहुत कम हो गई है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। जब बदलू ने ऐसा कहा तो लेखक ने पलटकर उससे कहा कि लाख की चूड़ियाँ खतरनाक नहीं होती, जबकि कांच की चूड़ियाँ जो होती है बहुत खतरनाक होती हैं और बहुत जल्दी टूट भी जाती हैं। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। अब बदलू जो है इस समय अपनी ज़िंदगी में परेशानियों को झेल रहा था, क्योंकि जो उसका काम धंधा था वह बिल्कुल बंद हो चुका था, लेकिन वह डायरेक्ट उससे कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसने कहा, हाँ ये तो मुझे भी पता है कि खतरनाक होती हैं। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। लेखक को ऐसा लगा कि जब बदलू खांस रहा था तो उसे लगा था कि इसे कोई दमा नाम की बीमारी है, क्योंकि बदलू अब बूढ़ा हो चुका था और उसके शरीर में भी झुर्रियाँ पड़ चुकी थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन बदलू ने एकदम से मेरी मन की बात को पढ़ लिया, तो वो एकदम से बोला, मुझे दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी यानी सीजनल खांसी है, जो 1-आध महीने में थोड़ी सी दवा लूँगा तो मैं वह अपने आप ही ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई है। अब लेखक जो था उसकी बात को सुनकर चुपचाप हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बदलू के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी छुपी हुई है, बदलू अंदर ही अंदर बहुत परेशान है, लेकिन वह अपनी परेशानी जो है किसी को नहीं बताना चाह रहा था। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट लिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो लेखक अपने मन ही मन में सोच रहा था कि मशीनों के आविष्कार होने के कारण जो लोगों के अपने उद्योग धंधे थे, जो उनके पैतृक काम धंधे थे, उनमें मतलब उनको कितना नुकसान उठाना पड़ा है, और मशीनों के आविष्कार होने के कारण उनके अपने काम धंधे बंद हो गए हैं और गरीबों के रोजगार बंद हो गया है। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर बाद पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब वह लाख की चूड़ियों की बात को छोड़कर आम की फसल के विषय में आ गया था। उसने कहा था, सोचा कि अगर मैं इससे लाख की चूड़ियों के बारे में पूछता हूँ तो यह और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो उसने बदलू काका से पूछा कि बदलू काका, अब आपके यहाँ आम की फसल कैसी होती है? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लड़क कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। जब लेखक ने पूछा आम की फसल के बारे में तो बदलू बोला कि आम की फसल बहुत अच्छी हो रही है, और उसने अपनी लड़की को बुलाया और उससे कहा था कि अंदर जाकर अच्छे अच्छे आम ले आओ। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं, वह बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। तो लेखक ने, जब लेखक के लिए बदलू आम मंगवा रहा था तो लेखक ने कहा कि नहीं, मुझे आम नहीं खाने, मैंने इस बार बहुत आम खाए। लेकिन बदलू जो था व्यवहार का बहुत अच्छा था, वह लेखक को बहुत ज़्यादा अच्छा मानता था। उसने लेखक से कहा कि जब तुम मेरे घर में आए हो और मेरे घर से तुम आम खाए बिना नहीं जा सकते हो। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मैं मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। अब बदलू की बात को सुनकर लेखक बहुत चुपचाप हो गया और उसे फिर वो दिन याद आ गए कि किस तरह से लेखक जो है उसे मलाई खिलाया करता था। तब उसने पूछा कि गाय अच्छी है काका? मैंने पूछा, गाय कहाँ है लला, 2 साल वे बेच दी, कहाँ से खिलाता? तो जब उसने गाय के बारे में पूछा लेखक ने गाय के बारे में पूछा बदलू से, तो बदलू ने कहा कि अब मेरे पास कोई भी जानवर नहीं, क्योंकि उनको खिलाने पिलाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए अब मेरे शरीर में ताकत भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो इसलिए मैंने उन गायों को क्या कर दिया, बेच दिया। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। अब बदलू ने जो है लेखक के लिए अपनी बेटी से क्या मंगाए थे, मीठे मीठे आम मंगाए थे। तो थोड़ी ही देर में उसकी बेटी अंदर से लेखक के लिए बहुत सारे आम ले आए। तो इतने सारे आम को देखते हुए लेखक बोला कि इतने सारे आम मैं नहीं खा पाऊंगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसकी चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। तो जब लेखक ने ऐसा कहा तो बदलू बोला कि हाँ, कि तुम लोग तो शहर के रहने वाले हो और शहर के लोग जो हैं इतना नहीं खा पाते हैं, और जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मैं इससे भी 4 गुने आम खा लिया करता था।
आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर 2 सिंदूरी वाले लाल देना। तो फिर उसने अपनी बेटी रज्जो से कहा कि ये जो लेखक आए हैं इनको अच्छे अच्छे लाल लाल आम देना और जो मीठे भी हों, और इसी साल यह पेड़ पर तैयार हुए, और जो ये आम जो हैं इसी साल पेड़ पर तैयार हुए। रज्जो ने 4-5 आम अपनी अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। अब रज्जो ने 4-5 मीठे मीठे आम निकाले और अपने हाथ में पकड़कर लेखक की ओर बढ़ा दिया, और आम लेने के बाद मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। जब बदलू की बेटी रज्जो लेखक को आम देने के लिए अपने हाथों को आगे करने लगी तो लेखक ने की नज़र उसके हाथ पर गई, यानी उसकी कलाई पर गई। आज भी उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर उसके बाबा के हाथ की बनाई हुई चूड़ियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। वह चूड़ियाँ किसकी बनी हुई थी? वह चूड़ियाँ लाख की बनी हुई थी। बंधु ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहा था, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब आपने पहले पढ़ा था कि बंधु क्या था, स्वभाव से जिद्दी था। आगे पीछे तो वो मुफ्त में चूड़ियाँ दे देता था, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर वह एक भी पैसा कम नहीं करता था, वह अपनी जिद पर अड़ जाता था। तो जो उसने आखिरी जोड़ा लाख की चूड़ियों का बनाया था वह जमींदार साहब की बेटी की शादी के लिए बनाया था। लेकिन जो जमींदार था वह उसको कितने दे रहा था? 10 आने दे रहा था, जबकि लेखक को वो बदलू को वह चूड़ियाँ ज़्यादा दामों में बेचनी थी, पर जमींदार उसको उसकी मुँह मांगी कीमत नहीं दे रहा था। तो बदलू ने वह चूड़ियाँ उसको नहीं दी और वह आखिरी जोड़ा उसने किसको पहना दिया? अपनी बेटी को पहना दिया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर बाद पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। बदलू अपने जीवन से हार मान चुका था, यानी वह गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन वह फिर भी जैसा वह स्वभाव से पहला था आज भी उसका स्वभाव ऐसा ही था। तो लेखक को इस बात से ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि हार कर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपनी ज़िंदगी से तो हार गया, पर दूसरों के सामने वह अभी भी झुकने को तैयार नहीं था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था, वह अंदर से बिल्कुल अभी भी क्या था? कठोर था, सख्त था, अपने स्वाभिमानी था, यानी किसी के आगे वह जल्दी नहीं झुकने वाला था। तो इससे हमने यह सीखा कि बच्चों, हमें अपने स्वाभिमान को नहीं खोना चाहिए।